सर माशाल्लाह से आपने एक नया आप लोगों ने कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, तो आप क्या समझते हैं लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो ये दो जो इश्यूज थे कि लार्ज टिकट इन्वेस्टमेंट है और इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है, उसको एड्रेस कर दिया रीट के स्ट्रक्चर में। और वो ये किया कि आप अपनी प्रॉपर्टी के टाइटल को रीट यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर तो सीजनल लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज बैंक का रेट ऑफ ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वहां चले जाएंगे, कल को यहाँ आ जाएंगे रीट की तरफ। तो ये कॉन्फिडेंस बहाल जब इन्वेस्टर का होगा नहीं, किसी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट रुक के तो नहीं करेगा इन्वेस्टर। पैसे जमा किए हैं उसको वो कहाँ इन्वेस्ट करें, तो उनके पास दो ही तरीके हैं कि या तो वो बॉन्ड खरीद लें, या वो बैंक के पास रख दें, और या वो डॉल्मेन सिटी रीट का यूनिट खरीद लें। जी नाजरीन, तो मेरी वीडियोस और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखने के लिए कारोबार के हवाले से देखते रहिए वीनस टीवी, और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कारोबारी दस्तक के साथ मैं हूं सिद्दीक सरवर। एक बार फिर कराची स्टॉक मार्केट में हमने इस वीक में भी बेशक कम वर्किंग डे थे, आशूर की वजह से टोटल 4 दिन वर्किंग रही, लेकिन इसके बावजूद भी एक तेज़ी का मार्केट में रुझान देखने में आया। लास्ट वीक हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट ने 45,920 का लेवल मार्केट का क्लोजिंग थी। इस वीक में मार्केट ने 47,000 के इंडेक्स लेवल को क्रॉस किया, और इस तरह से मार्केट की जो क्लोजिंग इस वीक की रही वो 47,077 के लेवल के ऊपर। लास्ट हमने देखा था कि कंटिन्यूसली 2 वीक में तकरीबन 850 पॉइंट का इजाफा था, बट इस वीक में मार्केट में तकरीबन 1150 पॉइंट से जायद का इजाफा विटनेस किया गया। इस वक्त जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल दिखाई दे रहा है, गो के डॉलर की प्राइस नीचे नहीं आ रही। जिस तरह से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने पाकिस्तान के जो एग्रीमेंट थे उनको बहाल किया, जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग चले आ रहे थे। उसके बाद जब $1.2 बिलियन IMF की तरफ से और उसके साथ साथ हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से जो लोन पाकिस्तान को स्पेशली मिले, उसके बाद कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का काफ़ी हाई दिखाई दिया। उसमें अब देखना यह है कि ये जो लेवल मार्केट ने अचीव किया है पिछले 1 साल से, जो मार्केट का हाई रहा वो 47,393 जो कि इस वीक में मार्केट ने देखा, और लो 38,135 का जो हम लास्ट वीक में भी डिस्कस करते रहे। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस किस तरह से बहाल दिखाई देता है और इन्वेस्टर किस तरह से मार्केट में इन रहेगा, इसके ऊपर हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। अगर हम यहाँ पर डॉलर के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालें तो डॉलर की कीमत में इस वीक में कोई मेजर चेंज नज़र नहीं आया। 36 पैसे का डिक्लाइन ज़रूर विटनेस किया गया। 286 रुपये 80 पैसे की क्लोजिंग लास्ट वीक की थी, और इस वीक की क्लोजिंग 286 रुपये 45 पैसे की। इस तरह से 35-36 पैसे का डिक्लाइन इंटरबैंक में ज़रूर देखने में आया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड की प्राइस में भी इस वीक में डिक्लाइन देखने में आया। 1715 रुपये का डिक्लाइन इस वीक में विटनेस किया गया। लास्ट वीक की प्राइस थी 2,31,755 रुपये, बट इस वीक की क्लोजिंग जो है वो 2,30,040 रुपये। आज हम बात करेंगे अपने स्पेशल इस वाले एपिसोड में जो रियल इस्टेट के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ कराया गया, और उस कॉन्सेप्ट के अंदर पूरी दुनिया में तो काम हो रहा है, हमारे पाकिस्तान के अंदर किस तरह से रियल इस्टेट की कोई कंपनीज जो हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं, और उसके अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाती है। रीट का एक रियल जो इस्टेट इन्वेस्टमेंट का जो एक इदारा है, उन्होंने किस तरह से मार्केट के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल कर रहे हैं, या किस तरह से वो एक कॉन्सेप्ट को लेकर आए। डॉल्मेन सिटी रीट की आज हम बात करेंगे। इसके ऊपर एक छोटा सा हमने पैकेज तैयार किया। सबसे पहले वो पैकेज देखते हैं, पैकेज से वापस आते हैं, फिर इसके ऊपर और बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। डॉल्मेन सिटी REIT स्कीम ने 30 जून 2023 को ख़त्म होने वाले साल के लिए 18.1% मुनाफे का ऐलान किया। डॉल्मेन सिटी REIT का क़याम ट्रस्ट डीड के तहत मोरखा 20 जनवरी 2015 में आरिफ हबीब डॉल्मेन REIT मैनेजमेंट लिमिटेड के दरमियान बतौर REIT मैनेजमेंट कंपनी और सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड बतौर ट्रस्टी के दरमियान रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2015 के ज़ेर इंतज़ाम कायम हुआ, जो कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए वक्तन फ़वक्तन जारी और तरमीम की जाती हैं। REIT क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनफरादी सरमायाकारों को बड़े पैमाने पर आमदनी पैदा करने वाले रियल एस्टेट में सरमायाकारी करने की इजाज़त देते हैं। REIT एक ऐसी कंपनी है जो आमतौर पर
पर आमदनी पैदा करने वाले रियल एस्टेट या मुताल्लिका असासों की मिल्कियत और किराए के कारोबार चलाने पर मुश्तमिल है। इनमें दफ्तरी इमारतें, शॉपिंग मॉल्स, अपार्टमेंट्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स और गोदाम शामिल हो सकते हैं। दीगर रियल एस्टेट कंपनीज के बरक्स एक REIT रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को दोबारा फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं करता है। इसके बजाय एक REIT अपने सरमायाकारी के पोर्टफोलियो के हिस्से के तौर पर उनको चलाने के लिए बुनियादी तौर पर प्रॉपर्टीज खरीदता और तैयार करता है। आरिफ हबीब डॉल्मेन REIT मैनेजमेंट लिमिटेड DCR ने पाकिस्तान में REIT सेक्टर के क़याम में अहम किरदार अदा किया है, जो मुल्क के बेहतरीन रियल एस्टेट असासों में से एक से किराए की आमदनी में से मुसलसल इजाफे के लिए खुद को एक काबिल अमल नए सरमायाकारी के तौर पर कायम करता है। इस स्कीम ने कौमी खजाने में टैक्सों की शक्ल में 600 मिलियन पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा हुकूमत को अदा किया। मजबूत मालियाती नताइज तमाम ज़ुमरे में आमदनी में इजाफे, लागत की बचत, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और कराची के ख़रीदारों और कॉरपोरेट्स के लिए पसंद की मंजिल के तौर पर फुटफॉल में मुसलसल इजाफे से निकले हैं। DCR के दोनों जायदाद के अज्जा डॉल्मेन सिटी मॉल और हार्बर फ्रंट ने मुसलसल आला कब्जा फराहम करने का तजुर्बा किया। हुकूमत के मुताल्लिका हिस्सों को REITs को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जो पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में कहीं ज़्यादा शफाफियत ला सकता है। जी वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था पैकेज की बात की, पैकेज आपने देखा जिसमें पैकेज में हमने डॉल्मेन रीट की बात की। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेसिकली किस तरह से काम करते हैं और पाकिस्तान का पहला रियल इस्टेट जो इन्वेस्टमेंट ये ट्रस्ट है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। अब देखना यह है कि इसके अंदर किस तरह से लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्या सेम प्रोसेस है या इसके अंदर कोई अलग प्रोसेस है, और रियल इस्टेट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट के थ्रू हो सकती है। इसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ आज जूम कॉल पे मौजूद हैं आरिफ हबीब डॉल्मेन रीट मैनेजमेंट के CEO जनाब मोहम्मद इजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम इजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। जी इजाज साहब, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह से आपने एक नया आप लोगों ने कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, तो आप क्या समझते हैं लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? और बेसिकली ये जो रीट का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का जो एक ट्रस्ट आप लोगों ने बनाया है, ये किस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ? और वैसे तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करेंगे? जी, ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है रीट्स का, वो इसलिए बना बिकॉज जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है उसमें दो बड़े चैलेंजेस होते हैं। एक तो ये कि इसको हमेशा बिग बॉयज का गेम समझा जाता है, यानी ज्यादा सरमाया दरकार होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। और दूसरा ये कि जब आप इन्वेस्ट कर देते हैं रियल एस्टेट में तो वो इलिक्विड इन्वेस्टमेंट कंसिडर होती है। यानी अगर आपने 1 करोड़ रुपए का भी प्लॉट खरीद लिया और आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप 5 लाख रुपए नहीं निकाल सकते। आप फिर उसको प्लॉट को सेल करने के प्रोसेस में जाते हैं और उस पर टाइम लगता है। तो ये दो जो इश्यूज थे कि लार्ज टिकट इन्वेस्टमेंट है और इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है, उसको एड्रेस कर दिया रीट के स्ट्रक्चर ने। और वो ये किया कि आप अपनी प्रॉपर्टी के टाइटल को रीट यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो रीट का जो एक यूनिट होता है उसकी फेस वैल्यू पाकिस्तान में 10 रुपए होती है। तो आपके पास अगर 1 करोड़ की भी प्रॉपर्टी है तो आपने 10 लाख यूनिट्स उसके बना दिए 10-10 रुपए के, और वो जो यूनिट्स हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। अब आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदने की जरूरत, अब आपको यूनिट खरीद के आप उसमें प्रो रेट ओनर बन सकते हैं। तो जिस आदमी के पास 5,000 रुपए भी हैं वो भी रियल एस्टेट में एक्सपोजर ले सकता है, और उसको वही रिटर्न मिलेगा जो 1 अरब इन्वेस्ट करने वाले को मिलेगा उस प्रॉपर्टी में। यानी डॉल्मेन सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन समझिए कि 40 अरब रुपए है। उसमें चाहे किसी ने 5 अरब रुपए इन्वेस्ट किए हों या किसी ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हों, उसको उतने नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे और उसकी प्रो रेटा इनकम उसको मिलती रहेगी। तो ये बहुत एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट बनाया रेगुलेटर्स ने, और दुनिया भर में इसीलिए ये मकबूल हो रहा है कि एक आम आदमी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है रीट्स के थ्रू।
अच्छा इजाज साहब, जिस तरह से आपने ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह से एक कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया आरिफ हबीब ग्रुप ने, अब आप क्या देखते हैं कि इसके अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान की मार्केट की बात की जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, कैश फ्लो के बहुत सारे इश्यूज हैं, जो प्रॉपर्टी में आपने बहुत अच्छा कहा कि लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतनी इन्वेस्टमेंट पहले होती थी तो फिर इन्वेस्ट कर पाते थे, अब तो पार्शली भी आप कर सकते हैं, आप बास्केट ट्रेडिंग इसके अंदर कर सकते हैं कि मतलब मुख्तलिफ बास्केट्स में आप अपनी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट को लेके आ सकते हैं। रियल इस्टेट का कॉन्सेप्ट ये था कि प्लॉट्स खरीदा जाता था, जैसे आपने कहा कि अगर उसमें से आपको कुछ थोड़ा बहुत बीच में से अमाउंट आपने विड्रॉ करना है तो आप पूरी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती थी। आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर जो आप कॉन्सेप्ट लेके आए, क्या लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो रहा है, लोग आ रहे हैं इस तरफ और इसके शेयर्स परचेज कर रहे हैं बाजार में? जी बिल्कुल। एक तो हमारे यहाँ अमूमी तौर पे भी एक शक व शुबे का माहौल है। यानी हम रेगुलेटर हो या कारोबारी हलके हो या पॉलिटिशियंस हो, जो भी मामलात में एक्टिव होते हैं, हम हर एक को एक शक की निगाह से देखते हैं। वो एक तो जनरल कल्चर है। और रियल एस्टेट भी आपके पास बहुत सी आपको स्टोरी सुनने को मिलती होंगी कि हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया या धोखा हो गया या हमें वो नहीं मिला जो हम समझे थे कि हमें मिलेगा। इस किस्म के तमाम जो खदशात हैं उनको दूर करने के लिए रीट रेगुलेशंस को सामने, इन तमाम खदशात को सामने रख के बनाया है। तो एक तो जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है उसको सूझबूझ के साथ करने की जरूरत होती है कि उसका टाइटल क्लियर हो, उसकी मॉनिटरिंग हो, उसकी इवैल्यूएशन हो, उसकी रेटिंग हो, उसके अकाउंट्स बने, उसकी इवैल्यूएशन हो साल में 2 मरतबा। तो जो रीट रेगुलेशंस हमारे यहाँ बनाए हैं एससीसीपी ने, जो कि एपेक्स रेगुलेटर है इस मामले का, वो उसने तमाम खदशात को सामने रख के बनाए हैं। और अब अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, आम आदमी को भी, तो वो रीट यूनिट्स के थ्रू उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और मतलब जो जिस तरह आपने से अमूमी पब्लिक तौर लिमिटेड पे, कंपनीज का, जिस तरह से पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के ऊपर ट्रस्ट होता है लोगों का, उसी तरह से सेम पैटर्न है, उसी तरह से सेम जो है ना ये वो ट्रस्ट इसके ऊपर भी है। बिल्कुल, ये ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही समझिए आप इसको, बिल्कुल वही है। इसके ओके। दो इजाफी खसूसियात हैं। जो इजाफी खसूसियात हैं वो ये कि कंपनी के केस में जो कंपनी के एसेट्स और अकाउंट्स होते हैं वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं। और मैनेजमेंट जो है अक्सर वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर उसको कंट्रोल कर रहा होता है। रीट के केस में एसेट्स और अकाउंट्स ये सारे आप, मेरी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है जैसा आपकी। जी। तो रीट के केस में एसेट्स और अकाउंट्स ये ट्रस्टी के नाम पे होते हैं। और ओके। ट्रस्टी जो है वो एक लाइसेंस्ड एंटिटी होती है, जैसे सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है। तो फिर जो मैनेजमेंट का या जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर का इन्फ्लुएंस होता है, जो कि इफेक्ट करता है नेगेटिवली स्मॉल सेवर को, वो रीट के केस में नहीं होता और उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है। ओके। दूसरी बात यह कि रीट्स को एनकरेज किया जाता है दुनिया भर में कि वो अपने 90% प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उससे यूनिट होल्डर का रिस्क कम हो जाता है। मसलन अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो टेक्सटाइल का बिजनेस कर रही है, तो कुछ अरसे बाद आपको खबर मिलती है कि वो उसने ऑटोमोबाइल का काम शुरू कर दिया, या उसने सीमेंट का काम शुरू कर दिया, या उसने कोई और काम शुरू कर दिया। उससे जिस रिस्क के लिए आपने पैसा दिया होता है उसको, वो उससे डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। लेकिन रीट के केस में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आप 90% कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट, तो उसके ओके। पास डाइवर्सिफाई करने के लिए पैसे नहीं होते। तो उससे जो जो इस किस्म की इररिलेवेंट डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क है वो भी एड्रेस हो जाता है। तो इसमें स्मॉल सेवर, स्मॉल यूनिट होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट होता है। अच्छा, जिस और तरह से इसमें इजाज साहब आपने मैनेजमेंट का कहा रिस्क फ्री कंट्रोल होता है। इन्वेस्टमेंट जी। की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त अगर बैंक्स में देखा जाए 22% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिस्क फ्री है, तो आप क्या समझते हैं इसका पे आउट कितना है रीट का? अगर लोग एक रिस्क फ्री को देखते हैं, बैंक में जाकर पैसे रख लेते हैं, वहां से उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, रिटर्न मिल सकता है, या रीट में मिल सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो जो इन्वेस्टमेंट का प्रोफेशन है उसमें दो तीन कलीदी चीजें हैं जो कि एनालिस्ट को मालूम होनी चाहिए। एक तो ये कि कंपेयर किसको किस चीज से करना है। यानी आज का शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट रेट वर्सेस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, ये दो चीजें कंपेयर नहीं हो सकती।
बिकॉज आज तो आपको बैंक का डिपॉजिट 20% रिटर्न दे रहा है, लेकिन कल जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे तो फिर क्या रिटर्न बनेगा, तो आपको देखना होता है एक होराइजन पे। तो अभी जैसे मैं आपको डॉल्मेन सिटी रीट की एग्जांपल दूं, ये एक रेंटल रीट है, यानी एक पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड प्रॉपर्टी है डॉल्मेन सिटी कराची में। उसमें हार्बर फ्रंट और डॉल्मेन मॉल है क्लिफ्टन का, वो हमने रेंट आउट किया हुआ है। और ओके। वो जो भी इन्वेस्टर उसका यूनिट बाय करेगा उसको प्रो रेटा किराए का हिस्सा मिल जाएगा। और अभी इस साल हमने जो किराए के में से हिस्सा दिया है वो यील्ड बन रही है 18%, ओके। विच इज अ वेरी हेल्दी रिटर्न। और ये हर साल ग्रो हो रही है क्योंकि किराए बढ़ते रहते हैं। और लेकिन अगर ये जो देखेंगे किराया पाकिस्तान की बढ़ेगा मार्केट, आपकी यील्ड पाकिस्तान की बढ़ती मार्केट जाएगी। की, इजाज भाई जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की मार्केट एक इमर्जिंग मार्केट है, एस्टेब्लिश मार्केट तो है नहीं कि यहाँ पर जो है ना ट्रस्ट वैसा ही रहेगा। जैसे आपने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब नीचे आएगा तो यहाँ पर तो सीजनल लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज बैंक का रेट ऑफ ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वहां चले जाएंगे, कल को यहाँ आ जाएंगे रीट की तरफ। तो ये कॉन्फिडेंस बहाल जब इन्वेस्टर्स का होगा नहीं, किसी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट रुक के तो नहीं करेगा इन्वेस्टर। देखिए ऐसा नहीं है, इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरीज हैं। देर आर वेरी सीरियस इन्वेस्टर्स, जैसे कुछ बड़ी फाउंडेशंस हैं। ओके। वो फाउंडेशंस जो हैं वो कुछ एक्टिविटी करती हैं, जैसे कि एंडाउमेंट फंड है। अब वो अपने जो उन्होंने पैसे जमा किए हैं उसको वो कहाँ इन्वेस्ट करें, तो उनके पास दो ही तरीके हैं कि या तो वो बॉन्ड खरीद लें, या वो बैंक के पास रख दें, और या वो डॉल्मेन सिटी रीट का यूनिट खरीद लें। अब डॉल्मेन सिटी रीट का जब वो यूनिट खरीदते हैं तो उनको रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम मिल रही है जो कि बढ़ रही है। अगर वो बॉन्ड खरीद लेते हैं तो वो जो उनकी परचेजिंग पावर है वो कम होती रहती है, यानी कि बॉन्ड आपको कूपन तो दे रहा है, लेकिन जब बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो आप उसको दोबारा री इन्वेस्ट करने जाएंगे। जब आप री इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आप इंटरेस्ट रेट रिस्क को एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डॉल्मेन सिटी रीट का यूनिट खरीदेंगे तो आपको जो किराए की मद में आमदनी हो रही है वो बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए बहुत सी एंडाउमेंट्स ने इसको बाय किया हुआ है। और ये जो डॉल्मेन सिटी रीट है इसमें तकरीबन 6,000 यूनिट होल्डर्स हैं। सो ओके। जो पेंशनर्स हैं जिनको लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम चाहिए है, वो ये कर रहे हैं। और दूसरे वो लोग जो कि अपने सरमाए को किराए की आमदनी में इन्वेस्ट करते हैं। आप अगर आज आपके पास फर्ज किया कि 10 करोड़ रुपए हैं और आप 10 करोड़ रुपए से एक घर खरीद लें और उसको किराए पे चढ़ाएं, तो आपको क्या यील्ड मिलेगी? मेरा ख्याल है 3-4% से ज्यादा नहीं मिलेगी। और उसमें आपको झंझट भी पालने होंगे, यानी आपको किराएदार ढूंढना है, किराएदार से किराया वसूल करना है, वो आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा दे, इस चीज का भी ख्याल रखना है। और ये ये भी अश्योर करना है कि सारी कल को कब्जा जिम्मेदारियां करके नहीं जो बैठ है जाए। वो कल वो कब्जा करके नहीं बैठ जाए। इस तरह की तमाम चीजों, ये तमाम सर्विसेज आपको मिल रही हैं और आपको 18% डील मिल रही है। ये ठीक है, यील्ड तो बहुत जो कि अच्छी इजाज़त बहुत साहब आपने जो हैंडसम चीज डिफाइन है। किया है, लेकिन यहां पर ये देखेंगे अगर हम अपनी जीडीपी को देखते हैं, अगर सर्विसेज सेक्टर जीडीपी में ज्यादा उसकी परसेंटेज हो जाएगी तो आप नहीं समझते कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तरफ भी जाना चाहिए? तो कोई इस तरह का जो आपका कॉन्सेप्ट है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तरफ भी बढ़ सकता है? इजाज़ साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? सेक्टर की अपनी अपनी मॉडल, सेक्टर के अपनी अपनी डायनामिक्स हैं और अपना अपना मॉडल है बिजनेस का, वो उनको pursue करना है। मैन्युफैक्चरिंग इजाज़ साहब आपके आपके शायद सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, रिपीट कीजिएगा। भी है, रेंटल का बिजनेस भी है, रियल एस्टेट, डेवलप एस्टेट के बिजनेस को एड्रेस कर रहा है। अच्छा, मैंने कहा जो जो रीट्स का बिजनेस है वो रियल एस्टेट, आप प्लॉट लेके उसको डेवलप करें, या उसको बेच दें, या उसको किराए पे चढ़ाएं, या आप बनी बनाई प्रॉपर्टी ले लें और उसको किराए पे चढ़ाएं और उसको अच्छे से मेंटेन करें। तो एक रेंटल इनकम है और एक डेवलपमेंटल इनकम है। तो दोनों जो है आप रीट के मोड में कर सकते हैं।
ठीक है इजाज़ साहब, अभी इस वक्त जो कैश फ्लो के मसले थे काफ़ी हद तक कुछ बेहतरी ज़रूर आई है, बट इसमें अभी भी उसी तरह के खदशात मौजूद हैं। डॉलर मेंटेन नहीं हो रहा, डॉलर में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के मॉड्यूल के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या डॉलर मार्केट में आ सकता है? अगर इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मार्केट में आप इसको मतलब इसकी अवेयरनेस दी जाए लोगों को, तो लोग जैसे बॉन्ड्स की तरफ जाते हैं, तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की जो ये ट्रस्टी वाली रीट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको अपनाया जा सकता है, लोग आ सकते हैं इन्वेस्टर्स इस तरफ? जी, ये जो रीट का कॉन्सेप्ट है इस सिलसिले में अभी अवेयरनेस कम है, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ सुनी सुनाई बात पर रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है और किसी कॉन्सेप्ट को पढ़कर समझकर चलने की टेंडेंसी कम है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बेनिफिट कर रहे हैं, और जो लोग सुनी सुनाई बातों पर स्पेक्यूलेट कर रहे हैं वो एक अलग मिजाज के लोग होते हैं। सो करेंसी में इन्वेस्ट करना एक अलग टेम्परामेंट है, एक अलग माइंडसेट है, एक अलग उसके डायनेमिक्स हैं। जी इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, आपने टाइम निकाला हमारे साथ जूम कॉल पे मौजूद रहे। ये थे आरिफ हबीब, डॉलमन रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जो CEO थे। मोहम्मद इजाज़ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जूम कॉल पे मौजूद थे। नाजरीन, आज हमने कोशिश की कि डॉलमन का ये जो कॉन्सेप्ट, रीट का कॉन्सेप्ट जो है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, उसको किस तरह से इन्वेस्टर उसके फ़ायदा उठा सकते हैं। और स्पेशली पहले ये होता था कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप यकीनन पूरी प्रॉपर्टी परचेज करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप उसमें पार्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसका वही रिटर्न ले सकते हैं जो रिटर्न आप पूरी इन्वेस्टमेंट करके ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आरिफ हबीब ग्रुप ने जो है वो मुतारफ़ कराया। तो देखना यह है कि जिस तरह से इसकी डिविडेंड यील्ड की बात की गई और 18% का रिटर्न इसके ऊपर मिल रहा है, तो अगर इस वक्त बैंकों का रेट 20% या 20-22% पे बैंक्स दे रहे हैं, लेकिन वो जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। यकीनन ये जो रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है ना वो आगे चल के और इसमें बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है, जिस तरह से इन्वेस्टर इसमें बढ़ते चले जाएंगे। आप इसमें और इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। रीट के कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो काफ़ी पजीराई मिल रही है। आगे देखते हैं कि लोग इसको किस तरह से देखते हैं। जिस तरह से कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का काफ़ी ज़्यादा शेकी हमारी मार्केट में दिखाई देता था, बट जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इस वक्त 1150 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा इस वीक में भी विटनेस किया गया, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बहाल दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि जब एनुअल रिजल्ट्स आएंगे कंपनीज़ के, उसके ऊपर डिविडेंड और उसके जो पे आउट्स आएंगे उसके ऊपर एक और पोस्ट रैली बनेगी या नहीं बनेगी, ये मार्केट आने वाले वक्त में बताएगी। तो आज के इस एपिसोड से इतना ही। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम कारोबारी दस्तक हर इतवार सिर्फ वीनस HD पर।